झांसी के तरुण सक्सेना 42 साल के थे। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर थे। जाहिर है जॉब की अपनी चुनौतियां थी, टारगेट थे जिन्हें पूरा करना था। कंपनी के बड़े अधिकारियों का दबाव भी था। तरुण सक्सेना वो दबाव जिसे वाजिब या गैर वाजिब कहा जाए ये तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन तरुण वो प्रेशर झेल नहीं पाए, फंदे पर झूल गए और एक परिवार और तबाह हो गया। पुलिस को 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल प्रेशर की बातें लिखी है। पुलिस सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन जांच पूरी भी हो जाए, कंपनी के बड़े अधिकारियों पर एक्शन भी हो जाए तो कम से कम ये तो तय है कि तरुण अब नहीं लौटेंगे। उनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकें इसलिए ही तरुण नौकरी कर रहे थे। अब सब उसी के लिए नौकरी, अब जाहिर सी बात है सब लोग उसी के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन सोचिए कि ऐसे क्या हालात रहे होंगे कि जिस परिवार को चलाने के लिए नौकरी की, उसी नौकरी ने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। और ये सिर्फ अकेले तरुण के साथ नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है, पुणे में एक बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाली एना सेबेस्टियन की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। एना सिर्फ 26 साल की थी और उन्हें नौकरी करते हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे। एना की मौत के बाद उनकी मां ने कंपनी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि काम का बोझ ज्यादा होने की वजह से उनकी बेटी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। एना की मां ने कंपनी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए लिखा कि कंपनी कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है और उसकी सेहत को नजरअंदाज करती है। एना की मां अनीता ऑगस्टाइन ने चिट्ठी में लिखा कि नौकरी के दौरान एना डेडलाइन को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी। वो हार मानने वाले लोगों में से नहीं थी, बल्कि वो एक योद्धा थी। एना की मां ने दावा किया कि उन्होंने एना को नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो सीखना और कुछ नया अनुभव हासिल करना चाहती थी। लेकिन भारी दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। एना की मां की इस चिट्ठी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन पुणे की एना सेबेस्टियन और झांसी के तरुण सक्सेना आज उभरते आगे बढ़ते हिंदुस्तान के सामने 2 रियलिटी है, 2 कड़वी सच्चाई है। और इस दर्दनाक हकीकत को नजरअंदाज करना न सिर्फ समाज बल्कि पूरे देश के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सच है कि आज हिंदुस्तान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियों की भागीदारी चाहिए। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर प्राइवेट कंपनी टारगेट ओरिएंटेड होती है और होनी भी चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, होनी भी चाहिए। यानी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें काम करने वाले लोगों को जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंपनी का टारगेट उसमें काम करने वाले लोगों की जिंदगी के लिए थ्रेट बन रहा है? और एक बात और बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट नौकरी में ही तनाव है। सरकारी बैंकों में जाकर देख लीजिए, रेलवे कर्मचारी को देख लीजिए, पुलिस और अस्पतालों में काम करने वाले लोगों को देखिए, सब पिसे पड़े। एक बार तो ऐसा लगता है कि नौकरी किसी पुराने जमाने में आमदनी का जरिया हुआ करती है। इस दौर में तो सिर्फ नौकरी का बोझ और काम का दबाव यही सुनने को मिलता है। और इस पूरे हालात को सिर्फ एक सेंटेंस जो डिफाइन करती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। सच में देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस ही सबसे जरूरी टारगेट है। इसे साध लिया तो समझिए सब कुछ सध गया, और इसका बैलेंस बिगड़ा तो फिर एना और तरुण जैसी दर्दनाक कहानियां सामने आती है। वर्क लाइफ बैलेंस को अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि काम ही आपकी जिंदगी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है काम। ऑफिस के काम के अलावा आप परिवार को कितना वक्त दे रहे हैं, खुद को कितना वक्त दे रहे हैं, अपनी सेहत को कितना वक्त दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, सोशलाइजिंग, इन सब चीज़ों के लिए कितना वक्त निकाल पा रहे हैं। ये सब कुछ वर्क लाइफ बैलेंस का हिस्सा है। और इसे समझने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप एक काउंट करके देख लीजिए कि आप हफ्ते में कितने घंटे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को हफ्ते में एवरेज 35 से 40 घंटे काम करना चाहिए। हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं और प्रोफेशनल काम के लिए कुल मिलाकर इसका 1/4 हिस्सा ही जो है ना आपको काम में लगाना चाहिए, प्रोफेशनल काम में लगाना चाहिए। हफ्ते के करीब 56 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं, 16-17 घंटे बाकी के कामों में निकल जाता है। तो इससे बचा हुआ हिस्सा आपको रिक्रिएशन यानी कि मौज मस्ती, थोड़ा अपने
जो जीवन में आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसके लिए निकालना जरूरी होता है। लेकिन अपने देश का हिसाब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ग्लोबली देखें तो हिंदुस्तान सबसे ज्यादा ओवरवर्क करने वाला देश है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि एवरेज भारतीय कर्मचारी हफ्ते में 46 घंटे से ज्यादा काम करता है और उस हिसाब से सबसे ज्यादा घंटे काम को देने के मामले में हम टॉप 10 देशों में हैं। और तो और हमारी 51% आबादी हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करती है। और यह भी जान लीजिए कि वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में सबसे अच्छी तस्वीर जो है वो किन देशों की है और वहां क्या हालात हैं। नीदरलैंड, वहां लोग हफ्ते में 31.5 घंटे काम करते हैं। नॉर्वे की हालत भी अच्छी बताते हैं, लोग करीब 33.5 घंटे काम करते हैं वहां। अब एक दलील ये भी दी जा सकती है कि यूरोप के देश तो हमसे आगे हैं, वो विकसित देश हैं, वहां शिक्षा है, तकनीक है, लोग जागरूक हैं, आबादी कम है, इसलिए लोग अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सुकून के साथ जिए, ये मुमकिन है वहां। लेकिन यहां तो जिंदगी की मारामारी है और हर नौकरी एक गाड़ी की तरह है जिसे पकड़कर जिंदगी को आगे ले जाना है। यहां तो आधी आबादी के सामने खाने का संकट है। गरीब कल्याण योजना से करोड़ों लोगों का घर चल रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बातें यहां बेमानी है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम बढ़ते हुए देश हैं, विकास की राह पर हैं और यकीन मानिए कि हम भी किसी दिन नीदरलैंड्स और नॉर्वे जैसे विकसित होंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आज हमारी युवा पीढ़ी का गला घोटना पड़े तो फिर हमें सोचना चाहिए कि नीदरलैंड और नॉर्वे बनने की राह क्या होनी चाहिए। आखिर में आपको मैं 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, बल्कि 4 तस्वीरें दिखाता हूं। एक आरजीकर अस्पताल की है जहां डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। वह 16 घंटे की लगातार ड्यूटी करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। सोच लीजिए वहां कितना काम का दबाव रहा होगा। और ये 16 घंटे कम है, कई बार 20-20, 30-30 घंटे काम करते हैं डॉक्टर। लेकिन मजबूरी यह है कि भाई डॉक्टर मरीज ज्यादा है, डॉक्टर कम है, इसलिए डॉक्टरों पर बोझ ज्यादा होता है। दूसरी तस्वीर है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की, और इन्होंने क्या कहा। अक्टूबर 2023 में एक पॉडकास्ट में नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए भारतीय युवाओं को एक्स्ट्रा घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 घंटे तक काम करना चाहिए। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शाहरुख खान की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम सोते हैं, लेकिन उन्होंने कई इंटरव्यू में खुद कहा है कि आंख पर खीरा लगाकर लेटने से कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता। शाहरुख खान बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, कभी ऑफ नहीं लेते, प्लेन में कई बैठ के निपटा देते हैं, ऑफिस की मीटिंग, दुनिया के दिग्गजों से मुलाकात और इसी बीच ताबड़तोड़ रैलियां भी। अब इन चारों तस्वीरों को देखकर एक कहानी जो सामने आती है वो ये कि पहली बात तो यह है कि काम के घंटे अगर आप गिनेंगे तो बस गिनते रहेंगे। सच बात तो यह है कि अगर आपको अपने काम को लेकर पैशनेट हैं आप और अपने काम को लेकर आपको उसका पसंद है उसमें तो आप निश्चित रूप से उसमें थकेंगे कम। और इसलिए पैशन होना जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि आप हमेशा आपको पैशन का ही काम मिले। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप चाहे जो भी करते हैं ये याद रखिए कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है और सेहत की कीमत पर कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चल सकता।